डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रस यानी कंकाल, है ना। इसको ट्रस को हिंदी में कैंची या कंकाल बोलते हैं। तो इस एक नई यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस पर यूनिट पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं। तो ट्रस का इंट्रोडक्शन वीडियो और दो तीन वीडियो हमारे डिस्क्रिप्टिव जो हमने वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को प्लेलिस्ट में आप जाके पहले देख लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए, बाहरी बलों के कारण ढांचे की छड़ों पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हो जाते हैं। ठीक है, यानी ढांचे यानी फ्रेम, ढांचे को बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, तो बाहरी बलों के कारण, ठीक है, जो हमारे पास फ्रेम होता है, फ्रेम की छड़ों पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्पन्न क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो दे रखा है प्रतिबल, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। और सेकंड जो दे रखा है बी आंतरिक प्रतिबल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस। और सी ऑप्शन में दे रखा है बाहरी प्रतिबल यानी एक्सटर्नल स्ट्रेस। डी ऑप्शन दे रखा है दाब। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? आंसर नंबर बी जो है राइट है, इंटरनल प्रतिबल यानी इंटरनल स्ट्रेस जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, यानी बाहरी बलों के कारण कोई भी हमारे पास फ्रेम है तो फ्रेम की छड़ों पर यानी फ्रेम के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, फ्रेम के मेंबर्स जो होते हैं उनमें आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको देखते हैं। तो सेकंड में क्या रखा है? बाहरी बलों के कारण ढांचे की छड़ों पर आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें छड़ों के अक्षों के अनुदिश होने के कारण कहते हैं। यानी जो आंतरिक प्रतिबल हैं, ठीक है, वो क्या है? अक्षों के अनुदिश होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं ये इन्होंने पूछा है। यानी कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है, उस फ्रेम स्ट्रक्चर के मेंबर्सों में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। तो इन जिन्हें छड़ों के अक्षों के अनुदिश होने के कारण, ठीक है, हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये हमारे पास 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है अक्षीय प्रतिबल यानी एक्सियल स्ट्रेसेस। सेकंड ऑप्शन दे रखा है दाब। और सी ऑप्शन थर्ड दे रखा है बल। और डी ऑप्शन प्रतिबल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट है। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, यानी अक्षीय प्रतिबल, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ढांचे की छड़ों में उत्पन्न अक्षीय प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो जो हमारे पास कोई फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक, उसमें अक्षीय प्रतिबल हमको पता है, हम जानते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे एंगल्स या रॉड्स, ठीक है, उनसे मिलकर बना होता है जिनको हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स बोलते हैं। तो उन मेंबरों में अक्षीय प्रतिबल यानी एक्सियल स्ट्रेस जो है डेवलप होती है। ठीक है, तो उस जो एक्सियल स्ट्रेस है यानी अक्षीय प्रतिबल वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के। ठीक है, ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है संपीड़न प्रतिबल और दूसरा होता है तनाव प्रतिबल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संपीड़न, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल, और दूसरा होता क्या? तनाव। ठीक है, तनाव प्रतिबल। तो ये 2 प्रकार के हमारे पास जो है अक्षीय प्रतिबल डेवलप होते हैं किसी फ्रेम के मेंबरों में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है? बी जो है सी सही है, 2 प्रकार के, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है ढांचे यानी फ्रेम में, है ना, ढांचे को बोलते हैं फ्रेम। ढांचे में उत्पन्न अक्षीय प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनमें इसको पूछा गया है जो बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? तनाव प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उनमें हम कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो ढांचे में उत्पन्न अक्षीय प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तनाव और संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ढांचे की छड़ों में तनाव प्रतिफलन उत्पन्न करता है, यानी ढांचे की छड़ों में तनाव प्रतिबल उत्पन्न करता है। तो कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे छड़ों से या फिर एंगल से मिलकर बना होता है, जो कि जो है इस फ्रेम के मेंबर कहलाते हैं अवयव, है ना। तो उनमें पूछा गया है कि ढांचे की छड़ों में उत्पन्न ढांचे की छड़ों में तनाव प्रतिबल उत्पन्न करता है, यानी तनाव प्रतिबल उत्पन्न क्या उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है जोड़ों में दबाव, जोड़ों को दबाता है। बी ऑप्शन है जोड़ों पर खिंचाव उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन है जोड़ों में बल उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी, यानी जोड़ों पर खिंचाव उत्पन्न करता है। क्या, तनाव प्रतिबल किसी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंतर्गत अंदर जोड़ों पर खिंचाव उत्पन्न करता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ढांचे के जिस अवयव में तनाव बल लगता है उसे कहते हैं, यानी कोई ढांचा है, फ्रेम है, तो उसके मेंबर्स में तनाव बल जब लगता है तो उस मेंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें हम यहाँ पर अब जो फ्रेम स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं उनमें दो ही केवल प्रकार के बल लगते हैं। ठीक है, एक बल लगता है संपीड़न और दूसरा तनाव। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि वह मेंबर जिसमें तनाव बल लगता है उस मेंबर को कहते क्या हैं। ठीक है, यानी वह मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर, वह स्ट्रक्चर का मेंबर, ठीक है, जिसमें तनाव बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं तान अंग। ठीक है, तान अंग ये हमारे पास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए संपीड़न अंग दे रखा है, सी में दे रखा है चैनल, डी में पिन, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। ढांचे के जिस अंग में संपीड़न बल लगता है उसे कहते हैं, यानी हमें पता है कि हमारे पास कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं, यानी फ्रेम स्ट्रक्चर छोटे छोटे रॉड्स या एंगल या सेक्शन कांटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उन स्ट्रक्चर के ऐसे मेंबर जिनमें संपीड़न बल लगता है, संपीड़न बल यानी उसको दबाता है, यानी कोई जो मेंबर है स्ट्रक्चर का उसको दबाता है ना, संपीड़न बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है संपीड़न अंग। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है तान अंग, बी ऑप्शन है संपीड़न अंग, सी दे रखा है चैनल और डी में पिन। तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, संपीड़न अंग इसको बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है यदि ट्रस के सभी अंगों के अक्ष एक ही समतल में हों तो उसे कहते हैं, यानी यदि ट्रस के सभी अंगों के अक्ष, ठीक है, एक ही समतल में हो तो उसको क्या कहते हैं, यानी ट्रस के जो भी मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी एक ही प्लेन में हों, ठीक है, एक ही समतल में है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ठीक है, क्या है, पहला दे रखा है, ठीक है, असमतल ट्रस, ऑप्शन नंबर बी पहला समतल ट्रस, पहला क्या है समतल ट्रस, और ऑप्शन नंबर बी असमतल ट्रस। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, विकल्प ए बा बी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो जो है राइट है, यानी यदि ट्रस के सभी अंगों के अक्ष एक ही समतल में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल ट्रस और असमतल ट्रस, दोनों ट्रस कहलाती हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में लिख रखा है विकल्प ए बा बी, दोनों ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंकाल, यानी ट्रस को कंकाल भी बोलते हैं। ठीक है, कंकाल बनाने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे पास जब ट्रस बनते हैं तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एंगल आयरन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चैनल कांटों का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी में दे रखा है सभी सही हैं, मतलब विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तीनों ठीक हैं। तो यही हमारे पास ठीक है कि विकल्प जो है डी वो हमारे पास राइट है ना। डी का मतलब सभी, क्योंकि जो ट्रस होता है, ठीक है, ये कंकाल, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छड़ों का प्रयोग करते हैं। एंगल हमारे पास देखिए, रॉड तो ये होती है इस तरह से, ठीक है, और एंगल जो है वो इस तरह से होते हैं। आपने ये होता है एंगल, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एंगल हैं। और सेक्शन या फिर हमारे पास चैनल काट है ना, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है वह ट्रस जिस पर बोझ लगाने से उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उस ट्रस को हम क्या कहते हैं, जिस ट्रस पर हम क्या करें, वजन लगाएं, ठीक है, कोई बोझ लगाएं, ठीक है, बल लगाएं, बल लगाने से ट्रस क्या है, टूटती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती है, ठीक है। ऐसी ट्रस को हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो वो ट्रस हमारे पास क्या कहलाती है, पूर्ण ट्रस, परफेक्ट ट्रस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पूर्ण ट्रस यानी परफेक्ट ट्रस। ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण ट्रस यानी इन परफेक्ट ट्रस। ऑप्शन नंबर सी आभाप ट्रस यानी इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है। डी ऑप्शन में दे रखा है अतिरिक्त ट्रस, मतलब रिडंडेंट ट्रस। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो 4 में पहला ऑप्शन ठीक है, वह ट्रस जिस पर हम क्या करें, वजन लगाएं, कोई ऐसी ट्रस जिस पर हम बोझ लगाएं, बोझ लगाने से, वजन लगाने से, बल लगाने से ट्रस जो है टूटती नहीं है, यानी कोलैप्स नहीं होती है। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रस के आकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी ट्रस हमारे पास क्या कहलाती हैं, पूर्ण ट्रस यानी परफेक्ट ट्रस कहलाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है पूर्ण ट्रस के लिए गणितीय संबंध होता है, ठीक है। पूर्ण ट्रस के लिए गणितीय संबंध कौन सा होता है, यहाँ पर ये देख लें। तो पूर्ण ट्रस के लिए संबंध हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है m बराबर 2j-4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है m बराबर 2j-3। ऑप्शन नंबर सी बराबर दे रखा है m बराबर 2t+1। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है j बराबर t+2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। यानी पूर्ण ट्रस के लिए अगर मैं ट्रस की बात करूं, ठीक है, तो ट्रस मेरे पास, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ट्रस का, ठीक है। यहाँ पर मैंने कह दिया ये ट्रस है, ठीक है, और ट्रस इन सपोर्टों पर रखी हुई है, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रस है, ठीक है, ट्रस में जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर हमारे पास क्या है, मेंबर नंबर 1 यानी यहाँ से यहाँ तक जो रॉड है, ठीक है, वो मेंबर 1 कहलाएगी। ये कह दी मैंने मेंबर नंबर 2 और ये मेंबर नंबर 3। और इसमें अगर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट नंबर 1 ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट 1 2 3, तो m बराबर क्या है, मेंबर। अगर हमें इसमें मेंबर निकालने हैं m बराबर, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, 2 गुणे 2j यानी 2 गुणे जे का मतलब क्या है, जॉइंट। इसमें जॉइंट कितने हैं, 3, और माइनस के हम कर देंगे 3। तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 -3 बराबर 3 के आगे मेंबर। तो यहाँ पर हमारे पास मेंबर कितने हो जाएंगे, 3, यानी मेंबर 1 2 3, 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए फिर से एक बार, ये मेरे पास कोई ट्रस ये जो रखा हुआ है किसी, मतलब जो है 2 सपोर्टों पर, ये सिंपल सपोर्ट पर। तो यहाँ पर मेंबर हमने निकाला तो मेंबर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि जॉइंट हमारे पास यहाँ कितने हैं, 3। तो जो फार्मूला है m बराबर 2j-3, इसमें अगर हम लगा दें तो हमें मेंबरों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हमें जॉइंट निकालना है, ठीक है, तो जॉइंट निकालने के लिए हम अलग यूज करते हैं, यहाँ से ही निकाल लेंगे। अगर हमें मेंबर पता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2j बराबर, ठीक है, m+3 ये हो जाएगा।
ठीक है। 2j बराबर m कितने हैं, मेंबर 3 है तो 3 प्लस 3 बराबर 6, और j बराबर निकालेंगे तो 6 अपॉन, ठीक है, 6 अपॉन 2। j बराबर क्या निकालेंगे, 6 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, j बराबर, ठीक है, आप देख लेंगे वहाँ पर j बराबर क्या हो जाएगा, j बराबर 6 अपॉन 2 बराबर 3। तो जॉइंट 3 आ जाएंगे, और 3 जॉइंट इस ट्रस में है। ट्रस क्या थी मेरे पास, देखिए फिर से, ये मेरे पास ट्रस थी, ठीक है, और यहाँ पर ये इन सपोर्टों पर रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 3 क्या है, मेंबर हैं, और 3 हमारे पास जॉइंट आ गए। ये दो ही वैल्यू दे रखी होती है इसमें, तो दोनों वैल्यू दे रखी हैं। एम एम हमारे पास दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, एम और जे। तो एम और जे के लिए ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई ट्रस इस तरह से ले लें, ठीक है, कोई ट्रस है मेरे पास, मान लीजिए यही मैंने जो ट्रस लिया था ये, ठीक है, और इस ट्रस पर हम क्या करें, ऐसे करके एक और ट्रस लगा दें इस तरह से, और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दो सपोर्टों पर हमने रख दी यहाँ पर। तो यहाँ मेंबर कितने, देखिए 1 मेंबर, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्या है, मेंबर है ना। हमको निकालना है इस फार्मूले से। जॉइंट कितने हो जाएंगे, देखिए जॉइंट 1, मैं दूसरे कलर से, चलिए जॉइंट के लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जॉइंट के लिए दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कलर मैं ले रहा हूँ, नहीं, कलर कहाँ गया, कलर ये, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ट्रस मेरे पास जो थी वही अच्छा, ट्रस गायब हो गई, ठीक है, फिर से ले रहा हूँ। मैंने क्या लिया था, इस तरह से लिया था, देखिए ये ट्रस जो है मैंने इस तरह से ली थी, एक ट्रस ये है, मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से ये लगा दिया है ना। यहाँ पर ये ट्रस क्या सपोर्टेड है ना, ये सपोर्टेड है। अब यहाँ पर देखिए कलर को मैं दोबारा फिर से उठा ले रहा हूँ, कोई दूसरा कलर, ये मैंने कलर चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हैं, ठीक है। तो मुझे मेंबर 7 मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एम बराबर अगर निकालूँ मेंबरों के लिए, ठीक है, मेंबर अगर निकालता हूँ तो मेंबर देखिए, है ना, यहाँ पर मेंबर देखिए कितने हो जाएंगे। यहाँ जॉइंट देख लीजिए, यानी जॉइंट नंबर 1, जॉइंट नंबर 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4 और जॉइंट 5 है ना। तो मैंने कह दिया 2 इंटू 5 माइनस 3, तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7, है ना। तो यहाँ मेरे पास कितने हो गए, जॉइंट कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 जॉइंट हैं। तो 5 दूनी 10 माइनस 3, ठीक है, 7 आ गए मेंबर। और जबकि मेंबर यहाँ पर कितने थे, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 मेंबर है। तो इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पूर्ण ट्रस्ट कहलाता है, ठीक है। ट्रस्ट कैसा कहलाएगा, कंप्लीट परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगा। तो परफेक्ट ट्रस्ट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हमारी होनी चाहिए, जो कि हो रही है। अब मैं अगर बात करूं किसी दूसरे ट्रस्ट की, मान लीजिए ट्रस्ट मैंने ऐसे ले लिया, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ट्रस्ट है, ठीक है, ये इसके मेंबर हैं, ये यहाँ पर सपोर्टेड है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए मेंबर कितने हैं, तो मेंबर देख लीजिए, ठीक है, ट्रस्ट के मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो फार्मूले में लगाएं तो 6 आने चाहिए। अब यहाँ पर जॉइंट देख लीजिए, जॉइंट कितने हैं, ठीक है। तो जॉइंट देखिए, जॉइंट 1 जॉइंट 2 3 4 5 जॉइंट हैं। तो m बराबर अगर मैं मेंबर निकालूं तो जॉइंट कितने हैं, 5, यानी 2 गुणे 5 माइनस 3। तो 5 दूनी 10 में से 3 गए 7। तो यहाँ पर मेंबर मुझे कितने मिल रहे हैं, 7। अब देखिए 7 मेंबर क्या इसमें हैं आपके, 7 मेंबर अगर हैं तो आप राइट हैं, आपका आंसर ठीक है। ट्रस्ट के लाइक देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो रहे हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, यानी इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मेंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक, गलत लगा दिया भाई, मेंबर लगाइए 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं, 6 लगाना है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 में से 3 गए तो मुझे कितने मिलेंगे, 12 में से 3 9 मिलेंगे, ठीक है, 9 मेंबर। और मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये क्या है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है तो ये क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या, अपूर्ण ट्रस्ट, ठीक है। अगर कोई ट्रस्ट
इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्लीट ट्रस्ट। और इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो वो कहलाता क्या, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ बस इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।